नमस्कार दोस्तों, वितर्क एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत। पिछले वीडियो में हमने लक्ष्मी चंद चंद के शासक लक्ष्मी चंद तक के जो भी शासक थे उनके बारे में देखा। ऑलरेडी हम 4 वीडियोस पे बना चुके हैं। अगर आप इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, पॉइंट मतलब एक सीक्वेंस के साथ छोटे छोटे पार्ट्स में, तो मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी बनाए, आप उनको देख सकते हैं। इसके बाद हम लक्ष्मी चंद के बाद के जो उत्तराधिकारी शासक थे उनके बारे में देखेंगे। तो लक्ष्मी चंद के बाद जो शासक बना उसका नाम था दलीप चंद, जो कि 1621 ईस्वी में शासक बना और 1624 तक 3 साल तक शासक रहा हो। बाद में फिर टीबी की वजह से, यानी क्षय रोग की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो इसका कार्यकाल बहुत कम रहा दलीप चंद का। इसके बाद के उत्तराधिकारी, चूंकि क्या होता है, कोई भी शासन, कोई भी वंश जब अपनी पीक पर होता है उसके बाद धीरे धीरे फिर पीछे वाले जो शासक है उनका एक डिक्लाइन फेज शुरू हो जाता है। तो अभी तो खैर नहीं होगा डिक्लाइन फेज, इसके बाद आगे वाले शासकों के बाद होगा, लेकिन फिर भी कुछ कुछ शासक ऐसे जिनका कार्यकाल था वो बहुत कम रहा, जैसे दलीप चंद का ही 1621 से 1624 तक बहुत कम, 3 साल तक का रहा है। दलीप चंद के बाद शासक बनता है विजय चंद। विजय चंद के समय में राज सत्ता सुखराम कार्की और पीरू गोसाई के हाथों में आ गई थी। जैसे आप मुगल काल भी जब पढ़ोगे तो मुगल काल के जो बाद वाले शासक थे, तो बाद वाले शासकों के पास अपनी पावर नहीं रह जाती है, क्योंकि जब शासक कमजोर होते हैं तो जो सत्ता है वो सत्ता किसी और तीसरे पर्सन के हाथ में चली जाती है। फिर उसे वो अपने हिसाब से फिर शासकों को नियुक्त करना शुरू कर देते हैं। यहाँ भी सेम वही स्थिति है। विजय चंद जब शासक बना उसके बाद जो पूरी सत्ता थी, राज सत्ता थी, वो सुखराम कार्की और पीरू गोसाई नाम के 2 व्यक्तियों के हाथों में चली गई थी। बाद में फिर सुखराम कार्की ने, फिर वही होता है, सुखराम कार्की ने विजय चंद को मरवा दिया था। दलीप चंद के बाद का जो शासक था विजय चंद, उसको मरवा दिया था सुखराम कार्की ने, जो कि रूलर नहीं थे लेकिन पावर एक तरीके से उन्हीं के हाथ में थी। फिर विजय चंद की हत्या बाद में मेहरा और फरत्याल संघर्ष प्रारंभ होता है। उसके बाद जैसे विजय चंद की हत्या होती है, फिर मेहरा और फरत्याल नाम के जो 2 एक तरीके का वर्ग था, इन 2 अधिकारी वर्गों के बीच में संघर्ष प्रारंभ होता है, जिसमें जो मेहरा थे उनकी जीत होती है। और इसी मेहरा धड़ का त्रिमल चंद उसको शासक बनाया जाता है। तो दलीप चंद के बाद विजय चंद के बाद शासक बन गया त्रिमल चंद। किसके सहयोग से? मेहरा जो गुट थे उनके सहयोग से। इसका सेनापति था गड्युड्डा नाम का सेनापति था त्रिमल चंद का। विजय चंद की हत्या के पीछे रसोइयों का हाथ था, यानी जो खाना पीना बनाते थे उन्होंने साजिश रची विजय चंद की हत्या में। इसलिए जब विजय चंद के बाद त्रिमल चंद शासक बना तो उसने क्या किया, कपरोली और कठेदों को रसोइयों के रूप में नियुक्त किया और रसोई के नियम कानून भी बनवाए, यानी रेगुलेट करना शुरू कर दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी प्रश्न आए कि कौन से शासक ने रसोई के नियम भी बनवाए थे, रसोई को नियमित करने के लिए नियम बनवाए, तो उसका नाम था त्रिमल चंद। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उससे पूर्व का जो शासक था विजय चंद, उसकी हत्या रसोइयों के द्वारा की गई थी, यानी जो खाना पीना बनाने वाले लोग होते थे। इसके बाद त्रिमल चंद के बाद शासक बनता है बाज बहादुर चंद। ये चंद वंश का 50वां शासक था। 1638 में गद्दी पर बैठा ये और 1677 तक इसने शासन किया। ये चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक था, यानी बहुत छोटे तबके से छोटे तबके से लेकर के उठ करके एक चंद शासक बनने तक का इसका सफर रहा है। यानी चरवाहे से राजा बनने वाला चंद वंश के एकमात्र शासक बाज बहादुर चंद। इसके पिता का नाम नीलू गुसाई था। ये शाहजहां के दरबार में गया था। दरबार में गया तो बहुत सारी चीजें लेके गया था पूर्व के शासकों की भांति, और इसी शाहजहां के दरबार में शाहजहां ने इसको फिर बहादुर की उपाधि दी, फिर बन गया ये बाज बहादुर चंद। शाहजहां ने इसे 84 माल का फरमान भी दिया। अब 84 माल क्या है? ये तराई का ऐसा भूभाग था जहां से चंदों को प्रतिवर्ष करीब 9 लाख की आमदनी होती थी। मतलब एक उपजाऊ क्षेत्र है, तराई का एक उपजाऊ क्षेत्र था 84 माल। तो ये 84 माल जो है शाहजहां ने खुश होकर के बाज बहादुर चंद को दे दिया था। इसके और महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या किए इसने? बाज बहादुर है तो नाम से पता चल रहा है। बाजपुर नगर के इसने तराई क्षेत्र में स्थापना की। इसने क्या किया? नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से लाई और अल्मोड़ा किले में स्थापित करी। और कत्यूरी राजकुंवरों के गढ़ मनीलागढ़ पर भी इसने आक्रमण किया, जिसके बाद यहाँ के जो कुंवर थे मनीलागढ़ के कुंवरों ने गढ़वाल के पूर्वी भाग पर लूटपाट मचाई और फिर उनको भगाने के लिए तीलू रौतेली को हथियार उठाने पड़ गए थे। तो तीलू रौतेली को
क्यों युद्ध करना पड़ा? उसका कारण यही है कि जब कत्यूरी राजकुंवरों के गढ़ को मनीला गढ़ पर बाज बहादुर चंद ने आक्रमण किया तो वहाँ के जो कुंवर थे उन्होंने गढ़वाल के पूर्वी भाग पर लूटपाट मचाई। फिर उनकी लूटपाट से बचने के लिए, उनको भगाने के लिए तिलू रौतेरी को फिर हथियार उठाने पड़े। इसके बाद फिर मानसरोवर यात्रियों के लिए 1673 में बाज बहादुर चंद ने गूंठ भूमि दान में दी थी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब गूंठ भूमि क्या होती है? वो भूमि होती है जिससे मंदिरों की देखभाल, उनमें खर्च होने वाले अनाज आदि की व्यवस्था और पुजारियों को जो भी दक्षिणा दी जाती थी, उन सब की व्यवस्था जिससे होती थी, उस भूमि का नाम था गूंठ भूमि। तो इसने क्या किया था? बाज बहादुर चंद ने मानसरोवर की जो यात्रा है, जो कि आज भी चलती है, 1673 में उस मानसरोवर की यात्रियों के लिए गूंठ भूमि इसने दान में दी थी। अगला पॉइंट है, भोटिया और शौकाओं द्वारा तिब्बत को दी जाने वाली दस्तूर पर इसने रोक लगा दी और इसने सोर की भी यात्रा की थी। भोटियों और तिब्बतियों से सिरती नामक इसने कर लिया और कुमाऊं में जजिया कर लगाया। जजिया कर हम सब जानते हैं मुगल काल में एक ऐसा कर लगाया गया था, एक तरीका का भेदभावकारी धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता धार्मिक तीर्थ स्थलों में जाने के कारण, जाने पर उनसे टैक्स लिया जाता था। तो इसको कुमाऊं क्षेत्र पर लागू करने वाले शासक का नाम था बाज बहादुर चंद। इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद पिथौरागढ़ के थल में एक हत्या देवाल बनाया। इसकी बनावट एलोरा का जो कैलाश मंदिर उसके समान थी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगला पॉइंट है कि सबसे महत्वपूर्ण जो अगला पॉइंट है वो है घोड़ा खाल में गोलू मंदिर का निर्माण। घोड़ा खाल के गोलू मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वो भी बाज बहादुर चंद ने करवाया। और इसके अलावा हरिया डूंगरी में शिव मंदिर। इसके समय में डोटी का राजा था देवपाल। दरबार को इसने मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया और कर्मचारियों का नामकरण भी कैसे किया? काम से संबंधित किया, मतलब जो जिस काम से रिलेटेड था उसका नाम उसी तरीके से कर दिया। और ये बढ़िया किया इसने, याद करने के लिए भी आसानी हो गई। जैसे पानी भरने वाले को बोल दिया पनीरू, मंदिरों की रक्षा करने वाला हो गया मठपाल, और इस तरीके से राज परिवार को जगाने वाला उसका नाम था हरबोला। इसके बाद तराई क्षेत्र के पट्टियों और ग्रामों, तराई क्षेत्र को इसने पट्टियों और ग्रामों में डिवाइड किया, विभक्त किया। अगला शासक है उद्योग चंद। शासन संभाला 1678 में। उद्योग चंद ने 1678 में इसने शासन संभाला और इसको इतिहासकार रुद्रदत्त पंत ने तपस्वी शासक बताया। किसको? उद्योग चंद को इतिहासकार रुद्रदत्त पंत ने तपस्वी शासक बताया। इसका शासनकाल 1678 से शुरू हुआ और 1698 तक रहा। और इसके राज्यवेद्य का नाम था वरदेव जोशी और इसका पहला सेनापति उसका नाम था हिरुदेवबा, दूसरा सेनापति का नाम था शिरोमणि जोशी। यानी हिरुदेवबा और शिरोमणि जोशी उद्योग चंद नामक चंद शासक के सेनापति थे, हिरुदेवबा और शिरोमणि जोशी। बद्रीदत्त पांडे ने उद्योग चंद को सबसे प्रतापी शासक बताया। रुद्रदत्त पंत ने उसको तपस्वी शासक कहा, बद्रीदत्त पांडे ने उसको सबसे प्रतापी शासक कहा। किसको? उद्योग चंद को। 1678 में बधान का किला इसने जीता और राज्य में परमानेंट छावनियां बनवाई इसने, स्थायी सैन्य छावनियां। इसी के समय में मराठा के जो राजकवि थे मतीराम, वो राज दरबार में आए थे। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो मतीराम राजकवि थे वो किसके समय में चंद्रवंश या किस चंद्रवंश शासक के दरबार में आए? तो वो थे उद्योग चंद। अगला पॉइंट, तल्ला महल और रंग महल का भी इसने निर्माण करवाया। फिर इसने डोटी पर अभियान किया। जैसे मैंने पिछले पढ़ा, भारती चंद पहला शासक था जिसने डोटी को जो है, मतलब उसका चंद्रवंश को डोटी से मुक्त करने के लिए उसने उस पर आक्रमण किया था। उसके बाद भारती चंद के बाद उद्योग चंद ही दूसरा शासक था जिसने डोटी पर अभियान किया। 1683 में नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार किया इसने। और इस अभियान में चंद सेनापति हिरुदेवबा मारा गया। फिर डोटी के राजा की शीतकालीन राजधानी थी जिसका नाम था जुराइल दीपाइल कोट। ये सेठी नदी के किनारे स्थित थी। 1688 में उद्योग चंद ने खैरागढ़ के किले पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद खैरागढ़ की संधि देवपाल के साथ हुई, जिसमें डोटी नरेश को कर देने के लिए बाध्य किया गया। तो खैरागढ़ की संधि कब हुई? 1688 में, उद्योग चंद और देवपाल के बीच में। उद्योग चंद ने युद्ध न करने का वचन लेकर के शांति की तलाश में चल पड़ा। अगला शासक फिर चंद शासक ज्ञानचंद द्वितीय आता है। ज्ञानचंद ने 1698 में शासन सत्ता संभाली और 1708 तक ये शासक रहा।
1699 में इसने बधानगढ़ पर विजय प्राप्त की और 1703 में दुधौली का युद्ध ज्ञानचंद व फतेह शाह के बीच में हुआ। अगला पॉइंट है ज्ञानचंद ने कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर बनवाया। कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर किसने बनवाया? बनवाया ज्ञानचंद ने। और तराई भाबर क्षेत्र में आम के बगीचे लगवाए ज्ञानचंद ने। ज्ञानचंद द्वारा सोर व सीरा क्षेत्र में बनवाए गए मंदिरों को बोलते थे देवल। फिर अगला शासक आया जगतचंद। जगतचंद के समय को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। जगत और कुमाऊं का स्वर्णकाल। जगतचंद के समय को बोलते कुमाऊं का स्वर्णकाल। जगतचंद का कार्यकाल 1708 ईस्वी से 1720 तक था। इसने जुआरियों पर टैक्स लगा दिया। सही काम किया इसने कि जुआरियों पर टैक्स लगा दिया। और इसकी मृत्यु चेचक के कारण 1720 में हुई। पिछले वाले शासक की मृत्यु हुई थी हैजा की वजह से और जगतचंद की मृत्यु हुई चेचक की वजह से 1720 में। तो हम 1720 तक पहुंच गए हैं। जुआरियों पर इसने टैक्स लगाए तो जुआरियों पर टैक्स लगाने वाला शासक जगतचंद। इसके समय को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं। आगे देखते हैं चंद्रवंश का अवनति काल यानी डिक्लाइनिंग फेज ऑफ चंद डायनेस्टी यानी चंद्रवंश धीरे धीरे कैसे खत्म होने लगा, उसकी किस तरीके से अवनति होने लगी। तो जगतचंद का उत्तराधिकारी हुआ देवीचंद। 1720 ईस्वी से चंद्रवंश का अवनति काल शुरू हो गया है। किसके समय से? जगतचंद का उत्तराधिकारी देवीचंद था और इसी समय से लगभग 1720 के आसपास से चंद्रवंश का अवनति काल यानी उसका डिक्लाइनिंग फेज शुरू हो गया था। ये 1720 से 1726 तक देवीचंद ने शासन किया। विक्रमादित्य बनने के चक्कर में देवीचंद ने काफी धन बर्बाद किया। इस तरीके की कुछ खासियत होती है। मुगल को पढ़ेंगे तो मुगल में भी आपको समझ आने लगता है कि जो शासक हैं वो शासन सत्ता संभालने के बजाय कुछ और ही करने लगते हैं। इसलिए धीरे धीरे उनकी जो शासन सत्ता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो यहाँ भी यही हो रहा है कि विक्रमादित्य बनने के चक्कर में देवीचंद क्या कर रहा है, उसने काफी धन बर्बाद किया, जिस कारण उसे कुमाऊं का विक्रमादित्य कहते हैं। देवीचंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक भी कहते हैं। रोहेला सरदार दाऊद खान को अपना सेनापति इसने नियुक्त किया। उसके बाद आप देखेंगे तो अजीत चंद, कल्याण चंद, दीपचंद, मोहन चंद, प्रद्युम्न चंद, शिवचंद और महेंद्र चंद ऐसे बहुत सारे शासक हुए जिन्होंने कोई काम किया नहीं, इसलिए सिर्फ नाम है उनका इतिहास में। आगे चलते हैं तो कल्याण चंद चतुर्थ 1730 से 1747 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। राजा बनने से पहले ये डोटी में कल्याण सिंह के नाम से मजदूरी करता था और बिल्कुल अनपढ़ था। इसके बाद रोहिलों का आक्रमण हुआ 1743 से लेकर 1775 ईस्वी तक। इस आक्रमण में गढ़वाल शासक प्रदीप शाह ने कल्याण चंद की मदद की थी। मुगल बादशाह रंगीला को भेंट देने के लिए जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था। आप देख सकते हैं क्या क्या चल रहा है, क्या करा। रंगीला वैसे भी मुगल वंश का एक ऐसा शासक था जो खुद शासन सत्ता से बहुत दूर था। अब उसको भेंट देने के चक्कर में ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, जागेश्वर के मंदिर से ऋण लिया और अल्मोड़ा में चौमेला महल बनवाया। उसके बाद फिर बलिराम चौधरी इसके समय का एक लेखक था। किसकी बात हो रही है? कल्याण चंद चतुर्थ की बात हो रही है कि बलिराम चौधरी इसके समय का लेखक था। और राजकवि कवि शिव कल्याण चंद्रोदयम पुस्तक के लेखक जो कवि शिव है, जिन्होंने कल्याण चंद्रोदयम जो कि इसी पर आधारित कल्याण चतुर्थ पर आधारित किताब थी, ये इसके कवि थे कल्याण चतुर्थ के। आगे देखिए शिवदत्त जोशी के बारे में समझते हैं। कुमाऊं के कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहासकार नित्यानंद मिश्र ने शिवदेव जोशी को कुमाऊं का शिवाजी कहा। कुमाऊं का कौटिल्य भी बोलते हैं शिवदत्त जोशी को, जबकि इतिहासकार नित्यानंद मिश्र ने इनको शिवदेव जोशी को कुमाऊं का शिवाजी कहा। ये कल्याण चतुर्थ का सेनापति था। इसके सम्मान में के रूप में तराई भाबर का जो मैनेजमेंट है उसको दिया गया था, प्रबंधन इसको दिया गया था और कल्याण चंद ने इसे बख्शे की उपाधि दी। आगे देखिए तो इसे कुमाऊं का बैरम खां भी बोलते हैं। शिवदत्त जोशी को कुमाऊं का बैरम खां भी बोलते हैं। उसके बाद अगला शासक हुआ दीपचंद। 1748 ईस्वी में कुमाऊं का शासक बना। इसी के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 वाला, यानी 1761 तक ये शासक ही था। इसके बारे में ये है कि ये मिलनसार और दयालु प्रकृति का था और इसके दो पुत्रों को सिराकोट के किले में कैद करके रखा गया जहां उनकी मौत हो गई थी। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य उनको देखते हैं, जैसे तमाडौन का युद्ध 1755 में शिवदेव जोशी और गढ़ सेनापति गुलेरिया के बीच हुआ।
इसी तरीके से बगवाली पोखर का युद्ध भी 1779 ईस्वी में ललित शाह की सेना और मोहनचंद के बीच हुआ। ललित शाह ने अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया और हर्षदेव जोशी को उसका प्रधानमंत्री बनाया। 1789 से 1786 तक ये प्रधानमंत्री रहा हर्षदेव जोशी। दीपचंद को दत्तक पुत्र घोषित किया। ललित शाह के बाद प्रद्युमन शाह की बात हो रही है, उसने दीपचंद को अपना दत्तक पुत्र घोषित किया। हर्षदेव जोशी ने 1786 में पालीगांव के युद्ध में मोहनचंद को हराया, यानी पालीगांव का युद्ध हुआ 1786 में, जिसमें हर्षदेव जोशी ने शिवचंद को हराया था, मोहनचंद को हराया, माफ करना, और 61वां चंद शासक फिर शिवचंद को बनाया गया। अब ये अंतिम चंद शासक था महेंद्र चंद, जो कि 62वां चंद शासक था। 1790 ईस्वी हवालबाग के साधारण युद्ध में महेंद्रचंद्र मारा गया था। मतलब 62वां ये शासक बना, सबसे अंतिम शासक था जिसकी मृत्यु हो गई थी 1790 में। हवालबाग का जो साधारण सा युद्ध हुआ उसमें महेंद्रचंद्र भी मारा गया। अंत में फिर 1 फरवरी 1790 को अल्मोड़ा पर गोरखों का कब्जा हो जाता है। लास्ट में अंतिम में हर्षदेव जोशी के बारे में देख लेते हैं। इसको हरकदेव जोशी भी कहा जाता है, कुमाऊं का किंग मेकर कहते हैं, क्योंकि इसने बहुत सारे शासकों को शासक बनने में मदद की थी। राहुल सांकृत्यायन, जो कि बहुत बड़े घुमक्कड़ लेखक थे, उन्होंने इसको विभीषण की उपाधि दी। तो चंद वंशों की जो भी सीक्वेंस था, उनके क्रमावली, वो आज यहीं पर ख़त्म हो गई। अंतिम चंदवंश शासक महेंद्र चंद, जो कि 62वां चंद शासक था, उसके साथ चंदवंशों के शासक का जो क्रम था ये समाप्त हो गया। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा, उसके अगले वीडियो में हम चंदवंशों की प्रशासनिक व्यवस्था, उनका प्रशासन किस तरीके से था, कौन कौन से इनके अधिकारी थे, उनको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ये कुल 5 वीडियो बन चुके हैं, आप एक एक करके इन वीडियो को देख सकते हैं। आप क्रम से इन वीडियोज़ को देखेंगे तो ये पूरी चंदवंश की जो व्यवस्था है, राजाओं की जो राजाओं का क्रम है, उन्होंने क्या क्या, किस राजा की क्या खासियत थी, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इनके क्रम को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी अगले वीडियो में हम इनकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए कि इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।